हेलो दोस्तों अभी हम पॉलिटी में आर्टिकल 12 और 13 कवर कर चुके हैं और इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 को डिफाइन किया गया है राइट टू इक्वलिटी से। तो राइट टू इक्वलिटी में आप देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे दो पार्ट्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सेकंड पार्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसा कि वर्ड से क्लियर होता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। अभी समान है मतलब एक नीचे के तबके से लेकर ऊपर तक की पोस्ट तक सभी कानून के नज़र में समान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई सिंपल नॉर्मल कोई सिटीजन है, वो सभी के लिए सारे नियम एक समान है। ये डिफाइन किया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ में। और ये हमने कंसेप्ट लिया है ब्रिटिश ट्रेडिशन से, ब्रिटिश से हमने कंसेप्ट लिया है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को पॉजिटिव माना गया है। पॉजिटिव कहने का सेंस क्या है? पॉजिटिव कहने का सेंस है कि स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिटीजन्स। स्टेट दो सिटीजन्स के बीच में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आपका है, सॉरी ये मैं आपको थोड़ा इसमें एरर है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कंसेप्ट इन द सेंस प्रोहिबिट है ना, प्रोहिबिटेड, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया तो नेगेटिव में ही कंसेप्ट आता है। नेगेटिव कंसेप्ट ये है कि आप की स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी दो सिटीजन्स के बीच में नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो सेंस है, ये सेंस क्या निकलता है इसमें? एक्चुअली ये हमने अमेरिकन ट्रेंड से लिया है, अमेरिकन ट्रेडिशन से हमने ये बोरो किया है कंसेप्ट। तो इसका मतलब है, देखिए मैंने लिखा हुआ है सिमिलर वर्सेस डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। आप अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देते हैं, सभी को समान देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा स्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, स्थितियाँ समान नहीं होती हैं। ठीक है, बड़े बच्चे में और छोटे बच्चे में दोनों में फ़र्क होता है, दोनों की ज़रूरतों में, दोनों की ज़रूरत अलग अलग तरह की है। ठीक है, तो माँ बाप को दोनों की ज़रूरतों को अलग अलग तरीके से देखना होता है, तो दोनों चीज़ों को वो दोनों बच्चों पर एक जैसी चीज़ लागू नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे में। तो इसी तरीके से सारी स्थितियों में हमारा जो लॉ का जो कंसेप्ट है वो सेम नहीं रह सकता, इसलिए इसको बताया गया है सिमिलर वर्सेस डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन हमने अमेरिकन से लिया है, इसको पॉजिटिव ट्रेडिशन माना गया है। पॉजिटिव ट्रेडिशन का मतलब है कि आपके सिमिलर सर्कमस्टेंसेस विल बी ट्रीटेड सिमिलरली एंड डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव कंसेप्ट माना गया है। ये पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड। ठीक है, एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट रिमेंबर, आप याद रखिए, रिमेंबर करने वाला है अगेंस्ट द स्टेट ओनली। ये जो आपको राइट टू इक्वलिटी है, ये अगेंस्ट स्टेट, मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट ही जा सकते हो, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल से आप क्लेम नहीं कर सकते ये राइट टू इक्वलिटी वाला। ठीक है, तो स्टेट अगर कोई ऐसी, अगर आपको कुछ लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, अवेलेबल टू ऑल, इसका मतलब ये इंडियन सिटीजन्स के अलावा फॉरेनर नेशनल्स के लिए भी ये अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 में। उस एक्सेप्शंस में फर्स्ट मैंने लिखा है आर्टिकल 31C। इसका मतलब है कि आर्टिकल 31C में ये बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C, ये जो आर्टिकल 39B है, 39B एंड 39C, ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर हम कानून बनाते हैं, ठीक है, कोई भी कानून अगर हम बनाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर हम कोई कानून बनाते हैं, और अगर वो कानून आर्टिकल 14 के साथ क्लैश करता है, राइट टू इक्वलिटी के साथ, ठीक है, तो हम, ऐसा नहीं है कि उस कानून को हम रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं है, वो वैलिड रहेगा, वो फिर भी वैलिड रहेगा, चाहे वो इसके अगेंस्ट जा रहा हो, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट भी जा रहा हो, फिर भी वो वैलिड माना जाएगा। ये आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है। 39B एंड 39C ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इनको भविष्य में लागू करने के लिए हम आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 361। देखिए जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है इनके पास इम्यूनिटी होती है फ्रॉम द प्रोजिक्यूशन अंडर आर्टिकल 361। तो इनको इनके कार्यकाल के दौरान प्रोजिक्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्रोजिक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसमें महाभियोग की प्रक्रिया को चला सकते हैं, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया को आप इसमें लागू कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रोजिक्यूट नहीं किया जा सकता, ओके। इसके अलावा आर्टिकल 361A के थ्रू भी एक्सेप्शन मिला हुआ है। और नेक्स्ट एमपीज एंड एमएलएज को भी आर्टिकल 105 और 194 के तहत इनको राइट टू इक्वलिटी के लिए इम्यूनिटी मिली हुई है। उनको आप, इसका मतलब क्या कहने का कि आप एमपी और एमएलए को अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। आपने ये इसमें एमपी जो एमएलए हैं 40 डेज किसी पार्लियामेंट सेशन से 40 डेज पहले 40 डेज बाद तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में है, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, ठीक है, और जो भी फॉरेन रूलर्स हैं उनको भी इम्यूनिटी है क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग से, ठीक है, उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। ये आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन में आता है, ओके। तो ये था हमारा आर्टिकल 14। इसमें आपको दो पार्ट्स में आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। एक नेगेटिव कंसेप्ट है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, और ये सिर्फ स्टेट का अगेंस्ट है, सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरनर हो। इसके अलावा एक्सेप्शंस में आप ये पॉइंट्स वाइज को याद रखिएगा, ठीक है, 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 को डिफाइन किया गया है विद द हेडिंग ऑफ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसका मतलब क्या है कि आप या 5 वर्ड याद रखिए, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ। इन 5 चीज़ों को याद रखिए। इनके बेस पर आप किसी भी सिटीजन के बीच में कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव का पक्षपात नहीं कर सकते, ठीक है। आर फॉर रिलीजन, आर फॉर रेस, आर के बाद क्या आता है, PQRS याद रखिएगा, सेक्स, रिलीजन, रेस, सेक्स, इसके बाद कास्ट, ठीक है, RSC। इसको किसी भी तरीके से बनाइए ना अपने तरीके से, जैसे भी आपको याद करने में आसानी रहे। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, RSC, ये अलग है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये आपका, आप किसी भी इंडिविजुअल को, इंडियन सिटीजन को रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ में उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मेल है या फीमेल है तो हम इसको, ये भाई ये ऊंची कास्ट का है, नीची कास्ट का है, इस बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है, ये फॉरनर्स के लिए नहीं है। जैसा कि आर्टिकल 14 था वो सभी के लिए अवेलेबल था, ठीक है, ये लेकिन इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है बस, ठीक है। और इसमें देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट CAA, ये इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 का क्लॉज, सब क्लॉज 15(4) को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और 15 का आर्टिकल 50 का सब क्लॉज 4 कहता क्या है, ये आपको सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेट करने का राइट देता है, उनको डिस्क्रिमिनेट करने का राइट देता है। मतलब इसका क्या है, ये एक, देखिए डिस्क्रिमिनेशन को भी आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। उस पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें हम स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल एडवांटेज किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के लिए, सेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने चाहिए। ये प्रोविजन ऐड किया गया था आर्टिकल 15(4) में, ठीक है। तो इसके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। इसमें नेक्स्ट अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ही वो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसके स्पेशल एडवांटेज के लिए आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। ये चंपाकम डोरे राजन केस 1951, ये जो केस है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, चंपाकम डोरे राजन केस। इसमें एक्चुअली ये जो केस है इसको आप डीपली पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें हमने फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में जो डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट इस केस के थ्रू सॉल्व किया गया था, ठीक है। डिस्प्यूट था आर्टिकल 46 में और आर्टिकल 14 एंड 15 में। इसके बाद ही, इस केस के बाद ही हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किया, 15(4) को ऐड किया, ठीक है। इसके बाद है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
93rd इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 15.5 को ऐड किया। 15.5 क्या कहता है? 15.5 और 15.4 लगभग सेम है, लेकिन 15.5 में आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड। एक्चुअली वो जो भी एडेड जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें सारी चीज़ें लागू थी, लेकिन जो भी अनएडेड थे, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे, उनमें ये चीज़ लागू नहीं थी। तो उस चीज़ को लागू करने के लिए ही 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एनेक्ट किया गया, ठीक है ना। और उसको हमने दर्शाया आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में, ठीक है, क्लॉज नंबर 5 में। अब आर्टिकल 15 में भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन में डब्ल्यू फॉर वुमेन, SEBC मतलब सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, SC एंड ST, ठीक है, इन सभी के लिए एक्सेप्शंस है। इनको आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो पॉजिटिव तरीके से, अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन पॉलिसी भी आर्टिकल 15 के थ्रू है। एक्चुअली आपको रिजर्वेशन जो दिया गया है उसमें लगभग SC ST एंड OBC को रिजर्वेशन दिया हुआ है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी रिजर्वेशन है। और अभी रिसेंटली जो नई चीज़ लागू की है वो है 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, ठीक है, जिसको कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं रिजर्वेशन को लेकर, जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है, आप उसको याद रखिएगा। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोरेराजन, ये मैंने अभी आपको बताया था, जिससे कि फर्स्ट CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बेस बनाया गया। सेकंड है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1992 में आया है, 1992 में। इसके द्वारा क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था, ठीक है, और OBC को 27% का रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। और इसमें आपको ये भी डिसाइड किया गया इंदिरा साहनी वाले केस में कि आप ओवरऑल जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं रख सकते। आपका ओवरऑल जो है ना 50% ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड आपका है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के थ्रू SC और STs को, SCs शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो ये था आपका दोस्तों आर्टिकल 14 एंड 15। मोस्टली जो मेन जो आप आज की डेट में सारी चीज़ें देख रहे हो, जो डिबेट वाले पॉइंट्स है वो आर्टिकल 15 से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 16 का में भी कुछ पोर्शन है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप दोबारा से इसको डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कीजिएगा, आपस में इसको बातचीत कीजिए, इससे आपको चीज़ें और कंफर्म होंगी। और कोई इश्यू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।